नंबर रहेगा 9 रहेगा। तो इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब फोर्स को पढ़ेंगे। जो कूलम्ब फोर्स होता है वो क्या होता है, जैसे हम स्टार्टिंग से शुरू करें कि मान लो ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के पास में दो चीज होती है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दो इसके गुण होते हैं। क्या होता है, पहला होता है इसका मास, दूसरा होता है चार्ज। जो मास होता है वो एक मास दूसरे मास से फोर्स अप्लाई करता है। तो सिंपल सी बात है कि हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स क्रिएट करता है। तो वो कौन सा फोर्स है, हम उसी के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, इसके पास मास भी है और इसके पास में चार्ज भी है। जो मास था उसने क्या किया, क्रिएट ग्रेविटेशन फोर्स का। इसका नेचर क्या रहता है, हमेशा अपनी तरफ खींचता है। तो नेचर इसका हो गया अट्रैक्टिव नेचर। और जो चार्ज है वो जो फोर्स क्रिएट करता है, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब बताया है। एक होता है प्लस चार्ज, दूसरा होता है माइनस चार्ज। जब दो प्लस चार्ज को सेम लाइन में रखते हैं, एक ही लाइन में रखते हैं, है ना, तो जो प्लस प्लस तो क्या करेगा, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ रहेगी, ये इसको यहाँ धक्का मार रहा है, इसको यहाँ पुश कर रहा है, यहाँ धक्का मार रहा है, और ये इसको यहाँ खींच रहा है, वो इसको यहाँ खींच रहा है। तो यहाँ पे दो किस्म के फोर्स क्रिएट हो रहे हैं। एक तो हो गया है अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा हो रहा है यहाँ से रिपल्शन फोर्स। दो किस्म के फोर्स क्रिएट हो रहे हैं इधर। ठीक है, सब में इस फोर्स को नाम क्या है, इसको खोज करी थी कूलम्ब, तो इसका नाम हो गया कूलम्ब फोर्स। अब देखते हैं आगे इसमें इस फोर्स को कूलम्ब ने एक प्रैक्टिकल किया था, उस प्रैक्टिकल के बेस पे इसको बनाया था। जैसे उसने यूज किया था कूलम्ब ने टॉर्जन बैलेंस। एक टॉर्जन बैलेंस नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या, एक यहाँ शायद माइक्रोमीटर रहता है, एक यहाँ सा बॉक्स टाइप होता है, और यहाँ से एक रॉड लगी रहती है, कनेक्टिंग रॉड, और यहाँ लगा रहता है छोटा सा स्क्रू, और एक रॉड यहाँ रहती है। क्या होता है टॉर्जन बैलेंस में, इसको मैं एनिमेशन के थ्रू भी बताऊंगा। एक टॉर्जन बैलेंस है, यहाँ एक लगा है मेटल छोटा सा स्क्रू, एक छोटा सा स्क्रू ये लगा, यहाँ लगा है। तो जैसे मैंने एक बॉडी ली, कंडक्टिंग बॉडी से इसको चार्ज दिया, तो मान लो इसको क्यों चार्ज दिया, इस पे कितना चार्ज आ गया, क्यों चार्ज आ गया, ठीक है, इस पे चार्ज कितना आ गया, क्यों चार्ज आ गया। अब मैंने इस यहाँ से स्क्रू को मूव करा, जैसे यहाँ से स्क्रू को मूव करा तो ये कहाँ चल के आ गया, इस पे टच हो गया। अब ये यहाँ से उठ के क्या हो गया, ये पोजीशन खत्म हो गई, यहाँ पे टच हो गया। तो इस पे चार्ज क्यों था, तो इस स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे भी Q/2 हो जाएगा। इस पे टोटल क्यों था, पर जब दोनों आपस में टच कराएंगे तो इस पे दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। इस वाले स्फीयर पे Q/2 और जो यहाँ पे कराया गया टच, इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q/2। तो इस पे Q/2, इस पे Q/2, जैसे चार्ज हो जाएगा सेम चार्ज रहेगा। जैसे इस पे Q/2 चार्ज आया, दोनों का नेचर सेम है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मान लो Q/2 चार्ज आने के बाद इसको रिपेल करके यहाँ ले आए। इस चार्ज का नाम Q/2 और इस चार्ज का नाम हो गया Q/2। ये हो गई इनके बीच की डिस्टेंस R। दोनों चार्ज Q/2 तो यहाँ तक किया, रिपेल कर। अब मैं यहाँ से इस रॉड को निकाल दिया, इसका चार्ज यहाँ से खत्म हो गया। जब तक रॉड थी तो चार्ज था, रॉड जहाँ तक टच थी, रॉड को निकाल दिया तो इसका चार्ज यहाँ से खत्म हो गया। फिर उसके बाद इस पे कोई चार्ज नहीं। फिर मैंने इस मीटर को घुमाया, मूव करा और इसके पास लाया। इस पे चार्ज कितना था, Q/2, इस पे चार्ज कितना आ गया, सेम चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो जब इसको टच कराया तो जो नई पोजीशन बनी, तो नई पोजीशन ये थी कि इस पे चार्ज आ गया Q/4, इस पे चार्ज आ गया Q/4, दोनों का नेचर सेम हो गया। तो फिर क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ से रिपेल, यहाँ कर दिया, रिपेल किया है, एक दूसरे को रिपेल कर। अगर डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, फोर्स भी कम हो गया। पहले उसने दूर तक फेंक दिया था, अब उसने थोड़ा सा कम तक फेंका,
जो उसने रिपेलिंग फोर्स लगाया, पहले यहाँ तक आया था, अब थोड़ा सा और कम। इसको हम एनिमेशन के थ्रू और समझेंगे। तो इससे ये समझ में आया कूलाम को कि वो जो जिस फोर्स की बात कर रहा है वो उस फोर्स में दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई है। कैसे? अगर ये चार्ज ज्यादा है तो दोनों में रिपेल करने का फोर्स भी ज्यादा था। अगर चार्ज कम है, यहाँ चार्ज कम था तो इनका रिपेलिंग करने का फोर्स भी कम होगा। मतलब ये ज्यादा तो वो भी ज्यादा। मतलब किसकी बात करने वाला है? यहाँ से प्रोपोर्शनल की बात करेंगे। और यहाँ डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या हो रही थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही थी। डिस्टेंस कैसे हो रही थी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ जाती थी तो फोर्स कम होता था। इसी इसको हम दूर ले जाते हैं कहीं तो फोर्स बहुत कम लगता है, और पास लाते हैं तो फोर्स क्या लगता है? ज्यादा। पास लाते हैं मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, फोर्स कम तो डिस्टेंस ज्यादा। तो ये समझ में आया दोनों में इनवर्स का रिलेशन है। इन दोनों को हमने साथ में देखा, कितना आ गया? Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जैसा कि ग्रेविटेशन फोर्स में होता है F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन R²। जो G की वैल्यू होती है इधर, ये G की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती, मटेरियल मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और यहाँ प्रैक्टिकल करके पाया गया कि यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, मान लो कांस्टेंट आ गया इधर कूलाम कांस्टेंट, C लिख देते हैं, कूलाम कांस्टेंट आ गया C। कितना ले लिया अपने? Q1 Q2 अपॉन R²। अब ये कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम देखेंगे किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये पाएगा कि कूलाम कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है। अब इसको कांस्टेंट को पढ़ने के पहले हम इसका थोड़ा सा एनिमेशन वीडियो देखें। Coulomb's law, stated by Charles Coulomb, a French physicist, defined the electrostatic force of attraction and repulsion between two charged particles. This law was defined after an extensive study of force between the charges using a torsion balance. A torsion balance has an insulating rod with a metal-coated ball at one end and a balancing sphere at the other. This rod is suspended with the help of a suspension fiber. The graded circular scale gives a measure of the displacement of the sphere due to repulsion. Another static sphere, which is identical in size to the metal-coated ball, is placed at the zero mark. A micrometer screw at the top helps adjust the distance between the free and rotating spheres. The static sphere is first given a charge Q by bringing a charged object in contact with it. Then, the rotating sphere is brought in contact with the static sphere using the micrometer screw. Due to conduction, the charged static sphere now loses half of its charge, that is, Q/2 to the other sphere. This happens because the two metal spheres are identical in size. Now, both the spheres are identically charged with a charge of Q/2 each. They start repelling each other since like charges repel. The measure of repulsion is the amount of deflection or the angle through which the sphere attached to the rod is displaced. The static sphere is now discharged by grounding. To recharge the static sphere, the rotating sphere is brought in contact with the static sphere using the micrometer screw. Again, due to conduction, the spheres now have a charge Q/4 each. As both the spheres are identically charged, they repel each other. However, the angle of deflection observed is lesser than the previous observation for charge Q/2 on each sphere. Therefore, it can be concluded that as the charge on the spheres decreases, the force of repulsion between them also decreases. From these experiments with charged spheres at constant distances, it was concluded that the electrostatic force between two charges
is directly proportional to the product of the charges. If the charges are Q1 and Q2, then electrostatic force F between them is proportional to Q1 into Q2. Let this be equation 1. Now, keeping the charge on each sphere constant, if the distance between the charged spheres is varied using the micrometer screw, the angle of deflection is found to be inversely proportional to the square of the distance r between the charges. Since the force of repulsion is proportional to the angle of deflection, we can say that the electrostatic force F between the charges Q1 and Q2 is inversely proportional to the square of the distance r between the charges. Let this be equation 2. Q1 और ये चार्ज हो गया Q2, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस को मान लिया मैंने r। तो कूलम्ब फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन r²। ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पढ़ चुके हैं। So the force between 2 point charges Q1 and Q2 placed at distance r is क्या कूलम्ब फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू C Q1 Q2 अपॉन r²। C क्या है? C इज द कूलम्ब कांस्टेंट डिपेंड अपॉन मीडियम। हमें इसी C के बारे में पढ़ना था, जो कूलम्ब कांस्टेंट मान लिया था। ये किस पर डिपेंड करते हैं? मीडियम पे। तो मीडियम में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मीडियम में टेम्परेचर होता है, मीडियम में कलर होता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं हम कि रेड और ब्लू कलर, व्हाइट कलर, डिफरेंट टाइप के कलर पे जो वेव लेंथ होती है, हीट होती है, डिफरेंट टाइप से प्रोड्यूस होती है। और यहाँ स्टेट होती है, मीडियम की स्टेट भी होती है, टेम्परेचर भी होता है, कलर भी होती है। ये सब ये सारी चीजें मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। और एक प्रॉपर्टी मीडियम में क्या होती है? परमिटिविटी। तो इन सारी चीजों को छोड़कर जो कूलम्ब फोर्स होता है, ए से परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ से परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी भी मीडियम की ही प्रॉपर्टी होती है। हमें इसी के बारे में पढ़ना है। जब इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कूलम्ब फोर्स पे, तो हमें ये मालूम चला कि अगर मीडियम का जो गुण है परमिटिविटी, इसको बढ़ा दिया जाता है तो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और अगर परमिटिविटी कम कर दी जाती है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो एयर है, स्पेस की परमिटिविटी होती है, वो उसकी वैल्यू लगभग 1 लेके चलते हैं, 1 काउंट करते हैं उसको प्रैक्टिकल के फॉर्म में। तो अगर परमिटिविटी बढ़ जाएगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ गया तो परमिटिविटी जरूर ही कम होगी। और परमिटिविटी की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। परमिटिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस व्हिच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। और ये जो परमिटिविटी होती है, इस फोर्स पर इफेक्ट डाल देती है। परमिटिविटी ज्यादा तो फोर्स कम, और फोर्स ज्यादा तो परमिटिविटी कम। जैसे मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। मान लो ये वाला चार्ज इस चार्ज पर 100 स्ट्रेंथ का फोर्स अप्लाई करता है। कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज इस चार्ज पर 100 स्ट्रेंथ का फोर्स लगाता है। ठीक है। अब मान लो मैं इसके बीच में ये मीडियम ले आया। अब जो मैंने फोर्स काउंट किया, उस फोर्स की वैल्यू कितनी बची? 10 बची। तो 90 कहाँ गया? 90 खा गया। कौन खा गया? मीडियम के, तो वो स्पॉइल्ड खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? इस मटेरियल की परमिटिविटी कितनी हुई? 90। ठीक है। तो अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाता है, उस जो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये हो गया आपका परमिटिविटी। और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एप्सिलॉन। इसको एप्सिलॉन पढ़ा जाता है। एक इसी मीडियम की परमिटिविटी होती है। अब हम बात कर रहे थे, एक बात तो मालूम चलेगी हमें कि जो फोर्स होता है एप्सिलॉन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर एप्सिलॉन बढ़ेगा, परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स बढ़ेगा तो एप्सिलॉन कम हो जाएगा। अब हम और चीज के बारे में बात करते हैं इसमें। अब
अब एक इस पर डिपेंड, मान लो ये चार्ज, मान लो हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, अब ये पॉइंट चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या करता है, स्ट्रेंथ की लाइन निकालता है, जो अपना इफेक्ट शो करता है, ये चारों तरफ अपना इफेक्ट शो करता है। जो चार्ज लेते हैं मान लो स्फेरिकली फॉर्म में होता है, तो जो लाइन मतलब निकालेगा तो चारों तरफ से निकालेगा, जो चारों तरफ निकालेगा मतलब चारों एंगल से निकालेगा, चारों तरफ से, जो टोटल एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा 4 पाई, टोटल एंगल कितना क्रिएट हो जाएगा 4 पाई, मतलब ये जो लाइन है 4 पाई की डायरेक्शन में बाहर यहाँ से निकल रही है। अब हम बात करते हैं फोर्स की। अब हमने एक चार्ज यहाँ रखते हैं, मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज कितना है Q2, तो जो कूलाम फोर्स लगता है ये खाली लीनियर फोर्स होता है, एक लाइन पर ही लगता है, एक लाइन की डायरेक्शन में ही कूलाम फोर्स अप्लाई होता है। तो अब जो लाइन यहाँ से निकल रही है, ये सारी लाइन मिलकर कितना एंगल बना रही है 4 पाई, तो एक लाइन कितना एंगल बना है, तो एक लाइन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, चारों की स्ट्रेंथ जो सारी लाइन है, ऑल द लाइन मेक एंगल 4 पाई, सो वन लाइन, अगर हम वन लाइन की बात करें कि एक लाइन कितना एंगल बनाएगी, तो सिंपल सा जवाब है 1/4 सारी लाइन का एंगल 4 पाई, तो एक लाइन का एंगल कितना 1/4 पाई। तो हमें ये भी यहाँ से मालूम चला, तो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना होगा 1/4 पाई, और अपॉन में क्या आया था एप्सिलॉन, और साथ में क्या था Q1 Q2/R। अब हमें C की वैल्यू यहाँ से मिल पाई कि 1/4 पाई क्यों आया, क्योंकि जो एक चार्ज होता है स्फीयर के फॉर्म में होता है, और चारों तरफ जो लाइन यहाँ से निकालता है उनका सारे एंगल का सम कितना होता है, टोटल एंगल इज 4 पाई। तो जो वन लाइन पे कितना एंगल क्रिएट होगा 1/4 पाई, और एप्सिलॉन को हम यहाँ इसके पहले ही पढ़ चुके थे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता फोर्स के। तो जो टोटल C की वैल्यू यहाँ से क्रिएट हुई वो कितनी हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को हम क्या ले सकते हैं m मतलब ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है। कौन से मीडियम की है ये, इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे, कोई सा भी मीडियम हो सकता है। नॉट होता है ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब जहाँ पर एयर या वैक्यूम मान के चलते हैं, एयर या वैक्यूम को फ्री स्पेस बोल सकते हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकल फॉर्म में बात कर रहे हैं। तो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यू निकल के आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स स्क्वायर है। अब हम चाहें तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या किया 1/4 पाई तो रहेगा क्या, और इनटू में क्या हो जाएगा 9 × 10⁹, साथ में क्या रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। जब हम यहाँ पाई की जगह वैल्यू कर देंगे 3.14, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या वैल्यू आएगी 8.85 10⁻⁻12 न्यूटन। नीचे था प्लस, अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और मीटर माइनस का 2 हो जाएगा, कूलम प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू मालूम चलेगी। ये जो वैल्यू कई बार ऑब्जेक्ट में पूछी जाती है। अब हम इसके बाद करते हैं कि डायमेंशन वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। फोर्स कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अब हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और डायमेंशन फाइंड करें। ठीक है, तो एप्सिलॉन को एफ की जगह लेके आते हैं, एफ की जगह लिख दिया मैंने एप्सिलॉन, कितना बचा 1/4 पाई। यहाँ आ गया फोर्स, यहाँ हो गया Q1 Q2/R²। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं इसकी यूनिट। यूनिट कैसे आएगी 1/4 पाई तो कांस्टेंट है इधर, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन।
और चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलाम। 2 कूलाम है तो क्या हो जाएगा, कूलाम इनवर्स है, कूलाम इंटू कूलाम, तो क्या बन जाएगा यहाँ से कूलाम इनवर्स। और डिस्टेंस यूनिट होती है ऐसा यूनिट मीटर होती है, क्या कितना आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर गया तो न्यूटन क्या हो जाएगा, -1 की पावर आ जाएगी, और जो मीटर था -2 हो जाएगा यहाँ कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या करा, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड कर ली। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन के लिए क्या करना होता है, हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है डायमेंशन के लिए। तो डायमेंशन के लिए डायमेंशन निकालते इसका। तो चार्ज होता है, चार्ज का डायमेंशन कितना होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, I = Q/T। यहाँ से Q = कितना हो जाएगा, IT, और I क्या है, करंट, और यहाँ से करंट का डायमेंशन क्या था, एम्पियर, और टाइम का था सेकंड, और सेकंड को टाइम को किस में लिखते थे, टी में लिखते थे। सेकंड का सिंबल पढ़ा था ना, वो अपन ने MLT पढ़ा था। मास का सिंबल है, लेंथ का L, टाइम का T, टेम्परेचर का केल्विन, इस टाइप से। तो यहाँ से जो Q का आया डायमेंशन फार्मूला कितना आया, 80। तो जो फोर्स था, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला पढ़ा था mL/T-2। ये यहाँ से कैसे आया, F = कितना होता है, ma, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का सिंबल हो गया m, और ये क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला टाइम वेलोसिटी का था, डिस्टेंस को लिखते थे हम l, और टाइम का हो गया स्क्वायर, तो mt-2। ये यहाँ से किसका निकला, एक्सेलरेशन का निकला। तो यहाँ पुट करा, m हो गया मास का, एक्सेलरेशन का हो गया L/T-2। इस तरह से फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से मिला। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। Q कितना था, 80, तो यहाँ हो गया 80 का स्क्वायर। फोर्स का कितना हो गया, mL/T-2, और डिस्टेंस का कितना हो गया, L²। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर से। ए का स्क्वायर है तो एम्पियर का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, m ए की पावर है, l कितनी बार है, 2 और 1 3, l की पावर यहाँ पे 3 आ गई, t की पावर -2 आ गई। अब इस m को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इससे पावर हो जाएगी -1, और l को लेके जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -3, और t -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, तो t की पावर 4 हो जाएगी, और ये रहेगा यहाँ पर h। तो ये यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। ये भी कई बार पूछ चुके हैं। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिनोट करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी को ER से। ER क्यों, क्योंकि ये 2 मीडियम में होने वाली परमिटिविटी में रिलेशन बताती है। तो यहाँ आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी। हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, तो उसका रीजन ये है कि जो मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम हुआ करती थी, उसकी जो वैल्यू होती थी डेसिमल में होती थी और पॉइंट में होती थी, उसकी पावर माइनस में होती थी। उसको सॉल्व करने में एक्सपेरिमेंटल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मीडियम में लगने वाले फोर्स को किसी दूसरे मीडियम में लगने वाले फोर्स, दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, तो क्या निकल जाती है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी यहाँ से निकलेगी, तो जो यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी होती है ये क्या बताती है, इंसुलेशन, किसी फोर्स को रोकना। मैंने आपको बताया था, अगर ये इस पे इतना, मान लो ये वाला चार्ज इस पे 100 टाइम फोर्स लगाता है, और मैंने इनके बीच में एक किसी मीडियम को रखा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई। कम होगी मतलब इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम यहाँ से हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी यहीं पर पढ़ लेंगे। हम अभी पढ़ते हैं यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ER =
एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी फ्री स्पेस। एप्सिलॉन एम is the permittivity of any medium and epsilon naught is the permittivity of air and free space। हम इसको लेके चलते हैं तो ये हो जाएगी यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमने ये देखा है कि जो एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमें यहाँ निकालना है तो ई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और जो ई आर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंसुलेशन पावर। या इंसुलेशन स्ट्रेंथ, किसी चीज को चार्ज को रोकने की इसमें कितनी पावर या क्षमता है। तो ये कहलाएगा कि ई आर की वैल्यू हो जाएगी कि अगर हम इसको फोर्स से कंपेयर करें तो हम इसको फोर्स से कंपेयर करके बताते हैं आपको। मान लेते हैं फोर्स इन मीडियम कितना रहेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ आ जाएगा मीडियम, और यहाँ Q1 Q2 अपॉन में R²। अब हम इन्हीं दोनों चार्ज को कहाँ रखते हैं, एयर में रखते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एयर की परमिटिविटी, Q1 Q2 अपॉन R²। बाकी सारे पैरामीटर से हम रहेंगे, सिर्फ मीडियम में चेंज करा। अब हम थर्ड स्टेप में इन दोनों को डिवाइड कर देते भाई, ये इससे डिवाइड में, इससे डिवाइड में। तो आप देखो यहाँ 1/4 1/4 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन एम। यहाँ कितना बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर कितना निकल के आया, 1/एप्सिलॉन एम और 1/एप्सिलॉन नॉट। और क्या सॉल्व इसको, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में कितना आ गया, एप्सिलॉन एम। इसका मतलब फोर्स इन मीडियम अपॉन फोर्स इन एयर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। और एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखूं तो फोर्स ऑफ एयर एंड फोर्स ऑफ मीडियम इज एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते थे हम, यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी, और ई आर की वैल्यू क्या थी, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स इन मीडियम F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन एम। इसकी बात कर रहा है फोर्स अपॉन मीडियम, और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R²। अब जो हमारी EM की वैल्यू निकाली थी मैंने थोड़ी देर पहले, तो एप्सिलॉन EM कितना था, एप्सिलॉन और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे, आप यहाँ से देख लीजिए, EM इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये लिखा। और एप्सिलॉन नॉट कितना होता था कि, सो EM बिकम के एप्सिलॉन नॉट। तो जहां EM है हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, के एप्सिलॉन नॉट, या थोड़ा सिमेट्रिक लिखने के लिए एप्सिलॉन नॉट के लिख देते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, के क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। और जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, सिर्फ थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी होती है, 1, फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, 1। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इंसुलेशन पावर, इसकी वैल्यू एयर या फ्री स्पेस के लिए 1 होती है, क्योंकि सारे प्रैक्टिकल्स एयर में होते हैं। एक चार्ज इधर है, एक चार्ज यहाँ है, दोनों के बीच मीडियम कौन सा है, एयर। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर इसको हम वाटर के अंदर ले जाए चार्ज किसी पूरे सिस्टम को, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। अगर मेटल में लेके जाते तो इसकी वैल्यू हो जाती है इनफाइनाइट। तो हमें लिखते हैं K1 Q2 अपॉन R²। इसकी बात कर रहे थे मीडियम में फोर्स। अब हमने इस सिस्टम को क्यों पढ़ा, क्योंकि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पहले से गिवन थी, वो कहते थी 9 × 10⁹। अगर हम यहाँ मीडियम की लेके चलते
तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स को निकालने के लिए किसी दूसरे मीडियम से रिलेट करना पड़ता है। तो 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹ और अपॉन और Q1 Q2 अपॉन में R², यहाँ रहेगा K मीडियम के लिए। अब अगर हम ये मान के चलें कि जो फोर्स है, यहाँ हम फ्री स्पेस ले लें या हम एयर ले लें, तो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ Q1 Q2 अपॉन R²। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ से मिनिमम फोर्स काउंट। और जो मिनिमम चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, E, और E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻19 कूलम। अब अगर हम इसमें एक प्रैक्टिकल करना चाहिए कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आप जो यहाँ पर 9 × 10⁹ तो है, अब हम Q1 Q2 की जगह क्या लिख रहे हैं, E, तो E² होगा और R की जगह लेते हैं 1 मीटर और आप E की वैल्यू पुट करना 1.6 10⁻19 कूलम। तो आप बताना कि एयर या फ्री स्पेस में कितना फोर्स क्रिएट होता है, और ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी है।